हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस, क्लास 14 ऑफ फंडामेंटल ऑफ इम्पोर्टेंट सीरीज। सो पिछले क्लास में हमने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस पढ़ा था, उसमें हम सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस के बारे में एंड नेक्स्ट क्लास में हम एबीजी एनालिसिस पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स, दे वर गिवन टू यू फॉर अ रीजन। सो वर्क हार्ड, कंसिस्टेंटली अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, always be positive and work hard. So let's start with the class, that is acid base balance. So acid base balance क्या होता है, उससे पहले हमें थोड़ा एसिड और बेस के बारे में जानना है कि what is acid, what is base and उसका बैलेंस कैसे होता है। सो एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड मतलब कि जो प्रोटोन को क्या करते हैं, डोनर करते हैं, प्रोटोन को डोनर करते हैं, मतलब कि H+ आयंस को लिबरेट करते हैं। जब हम उसको पानी में डालते हैं ना, पानी में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या देता है, वो H+ देता है, ठीक है, H+ देता है, मतलब कि क्या है, वो प्रोटोन डोनर है। अंडरस्टूड। मतलब कि HCl क्या है, एसिड है, उसको हमने पानी में डाला तो क्या हो गया, H+Cl-, मतलब H+ दिया, ठीक है। सो H+ क्या है, H+ मतलब कि बहुत वाइटल्स है, इट इज वेरी वेरी वाइटल आयंस एंड इट इज वेरी मच हाईली रिएक्टिव। मतलब क्या है कि उसका अगर कंसंट्रेशन थोड़ा भी कम होगा या थोड़ा ज्यादा होगा ना, तो उसका हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है, उसमें बहुत डिफर करता है, बहुत अंतर हो जाता है, बहुत बहुत लाइक इफेक्ट करता है उसका थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम होना एंड थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन अप होना। तो ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयंस है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। सो एसिड मतलब कि पीएच, पीएच मतलब कि एसिड मतलब कि पीएच जिसका जो पीएच जिसका 7 हो, पीएच जिसका लेस देन 7 हो, उसको हम बोलते हैं एसिड, ठीक है। उसका जो सॉर टेस्ट होता है, ये थोड़ा सा लाइक ऐसे ही नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। बेस मतलब क्या होता है, बेस मतलब कि जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करे। एसिड क्या रहता, प्रोटोन दे रहा था, बट बेस क्या करेगा, प्रोटोन एक्सेप्टर होगा। इट मीन्स क्या होगा कि जब हम उसको पानी में डालेंगे, इट इज बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, उसको हमने पानी में डाला तो क्या होगा, Na+OH-, मतलब कि OH- देगा जब हम उसको पानी में डालेंगे तो, ठीक है। सो ये जो हमारा H+OH-, जो ये एसिड और बेस हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली लगातार बनता रहता है, एसिड बन रहा है, बेस बन रहा है, उसको न्यूट्रलाइज हो रहा है ना। एसिडिक भी नहीं अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, बेसिक भी अच्छा नहीं है, क्या है, न्यूट्रल होना चाहिए। सो एसिड भी बन रहा है, इतने सारे मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो एसिड भी बन रहा है, बेस भी बन रहा है, बट ये कॉन्स्टेंटली क्या होता जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एसिड बेस बैलेंस। एंड ये एसिड बेस बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अगर ये थोड़ा सा भी डिफर करता है, एसिडिक ज्यादा हो गया या बेसिक ज्यादा हो गया, देन हमारी जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उस पर बहुत इंपैक्ट करता है, ठीक है। सो हम ये पढ़ेंगे कि ये एसिड बेस बैलेंस होता कैसे है। मेन हमारा जो कंसर्न है, दैट इज एसिड बेस बैलेंस होता कैसे है। एसिड क्या होता है, बैलेंस बेस क्या होता है, वो तो हमने बचपन में पढ़ रखा था। अभी हमारा जो मेन टारगेट है, दैट इज एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी में, हमारे ह्यूमन बींग्स के बॉडी में कैसे होता है, ठीक है। सो देखो, मतलब कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस कैसे है, उससे पहले हम पीएच के बारे में बता दो। पीएच क्या होता है, इट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो जो हमारा नॉर्मल ब्लड का जो पीएच है, दैट इज 7.35 टू 7.45 एंड इट इज वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में सिंपल वे में पूछ लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड पीएच क्या है, दैट इज 7.35 टू 7.45, ठीक है। सो पीएच क्या होता है, पीएच मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H+ का। मतलब क्या होता है भाई, मतलब कि अगर H+ ज्यादा होगा, H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा, पीएच कम होगा। मतलब क्या हो गया, पीएच कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो जो सॉल्यूशन है, वो जो भी है आपके बॉडी में, अगर ये हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एल्कलोसिस हो रहा है, बेस ज्यादा बन रहा है। अगर पीएच ज्यादा होगा, पीएच अगर ज्यादा होगा तो मतलब क्या होगा, H+ कम हो, मतलब कि एसिड कम है, ठीक है। सो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+। फर्स्ट आपको ये याद हो गया, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+। pH ज्यादा होगा, H+ कम होगा, H+ ज्यादा होगा, pH कम होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, pH इक्वल्स टू बाइकार्बोनेट अपॉन में CO2। क्योंकि हम जो पूरा जो हम आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, उसमें बस यही आएगा, H+, CO2 एंड बाइकार्बोनेट। यही तीन जो है हमारी बॉडी को अफेक्ट करेंगे, उसका जो नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस जो है वो इसी में हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। सो बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है। सो अगर बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा इट मीन्स पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा। पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट,
ठीक है। सो जितना ज्यादा बाइकार्बोनेट अगर आपकी बॉडी में होगा उतना ज्यादा पीएच होगा, मतलब कि उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक इन्वायरमेंट होगा, मतलब उतना ज्यादा एल्कलोसिस होगा। ठीक है। और CO2 क्या है? CO2 बच्चों बच्चों को पता है CO2 क्या होता है? गैस होता है। एंड कैसा गैस होता है? एसिडिक गैस होता है। मतलब CO2 क्या है? CO2 इज एसिड। ठीक है। गैस वैस होता है वो तो अलग बात है, हमें क्या देखना, हम तो एसिड बेस बैलेंस पढ़ रहे हैं ना, तो एसिड बेस बैलेंस के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़े तो CO2 क्या है? CO2 इज एसिड। मतलब CO2 अगर ज्यादा होगा तो पीएच क्या होगा? कम होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, पीएच ज्यादा होगा तो CO2 कम होगा, CO2 ज्यादा होगा तो पीएच कम होगा। ठीक है। सो मतलब कि अगर CO2 आपकी बॉडी में ज्यादा हुआ ना, CO2 अगर ज्यादा हुआ तो पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा? आपकी बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो ये जो इक्वेशन है वो किसने दिया था? हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन है, दैट इज पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग बाइकार्बोनेट अपॉन में CO2। सो ये आपको फालतू की चीजें याद नहीं करना है, आपको मेनली क्या याद रखना है कि पीएच इक्वल्स टू बाइकार्बोनेट अपॉन में CO2। मतलब कि अगर पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा? कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही H प्लस का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तीन चीजें पता होना चाहिए कि एसिडोसिस में क्या होता है? पीएच कम होता है, पीएच डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया? एसिडोसिस में पीएच क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एल्कलोसिस में पीएच क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, पीएच ज्यादा हो रहा है, 7.45 7.50 7.60 ऐसे हो रहा है, मतलब 7.45 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एल्कलोसिस में। एंड नॉर्मल एसिड बेस जो मेंटेन होने के लिए जो रेशो कितना होना चाहिए? 1:20, मतलब कि 1 एसिड एंड 20 बेस होना चाहिए हमारी बॉडी में टू मेंटेन अ एसिड बेस बैलेंस। सो ये तो कुछ मैंने चीजें बताया है जो कि वन लाइनर में MCQ पूछ सकते हैं। सो ये आपको एक पता होना चाहिए। देन आते हैं कमिंग टू द क्वेश्चन कि एसिड बेस बैलेंस कैसे कैसे हमारी बॉडी में होता है। सो फर्स्ट हमारा है ब्लड बफर सिस्टम। ब्लड ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर भरा हुआ है, राइट। सो ब्लड बफर सिस्टम मतलब कि जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है भाई, एकदम डिफेंस करेगा, रोकेगा सबसे पहले कि हाँ आपकी बॉडी में कुछ अल्टर नहीं होना है। एसिड बन रहा है तो फटाफट बेस बना देगा सो डेट न्यूट्रलाइज हो जाए, बेस बन रहा है तो फटाफट एसिड बनाएगा सो डेट न्यूट्रलाइज हो। सो वो उसको वो कौन है? ब्लड बफर सिस्टम। मतलब कि क्या है? ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है। फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब क्या है? एकदम जो फटाफट एक्शन करेगा, है ना, जो कि एकदम होते ही तुरंत एक्शन ले लेगा, मतलब कि विद इन सेकेंड लेगा, विद इन सेकेंड में आपके बॉडी में एसिड बेस बैलेंस कर देगा। ठीक है, कौन? ब्लड बफर सिस्टम। ठीक है। सो ये मेनली कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल? दैट इज बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, हम आगे पढ़ेंगे कैसे करता है वो भी हम पढ़ेंगे। फोस्फेट बफर सिस्टम हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम हो गया, एंड हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम हो गया। सो ये हमारे क्या है? ब्लड बफर सिस्टम है। ठीक है ना, जो कि विद इन सेकेंड में एक्शन लेता है। फर्स्ट लाइन हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस है, विद इन सेकेंड में एक्शन होता है, विद इन सेकेंड में आपकी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बट ये लॉन्ग टाइम तक नहीं होता है, ये बहुत शॉर्ट टाइम तक होता है। ऑफकोर्स फर्स्ट लाइन डिफेंस है जो विद इन सेकेंड में काम करता है तो वो थोड़े टाइम तक ही रहेगा, लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा। ठीक है। सेकेंड लाइन डिफेंस क्या है हमारा? रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म मतलब कि लंग्स हमारा एसिड बेस बैलेंस में मेंटेन करता है। यस, यू आर लिसनिंग राइट कि हमारा लंग्स भी एसिड बेस को बैलेंस करने में मेंटेन करता है। कैसे करता है? इट इज सेकेंड लाइन डिफेंस, एंड ये जो है थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा मिनट 2 आवर्स लेता है, थोड़ा टाइम लेता है, लाइक 2-3 मिनट लेता है एक्शन होने में। ठीक है, कैसे करता है? बाई रिमूवल ऑफ CO2। अभी हमने पढ़ा ना CO2 क्या है? CO2 इज द गैस, राइट। इट इज गैस बट इट इज क्या? इट इज एसिड। हम एसिड बेस बैलेंस पढ़ रहे हैं ना, तो CO2 क्या है? गैस है, सॉरी एसिड है। तो देखो क्या होता है ना कि जैसे कि हमारी बॉडी में एसिड बन रहा है, हमारी बॉडी में क्या बनने लगा? हमारी बॉडी में बनने लगा एसिड। ठीक है, एसिड बन रहा है मतलब क्या हो? CO2 बहुत ज्यादा बनने लगा, CO2 ज्यादा हो रहा है तो हमारा जो ब्रेन है वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर पे एक्ट करेगा और वो बोलेगा कि हाँ, तुम्हारी बॉडी में क्या बन रहा है? एसिड ज्यादा बन रहा है, तो क्या करो? CO2 को बाहर करो, क्योंकि CO2 क्या है? CO2 एसिड है ना। CO2 बाहर जाएगा तो क्या होगा? एसिड बाहर जाएगा, एसिड बाहर जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? एसिड कम हो जाएगा तो मतलब बेसिक ज्यादा होगा तो मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा? हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेंगे, जल्दी जल्दी सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा? जल्दी जल्दी CO2 क्या जाएगा? बाहर जाएगा। ठीक है, सो एसिड में क्या होगा? हाइपर वेंटिलेट होगा। पेशेंट क्या करेगा? हाइपर वेंटिलेट होगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा, जल्दी जल्दी सांस छोड़ेगा। ठीक है, डीप
डीप एंड शैलो ब्रीदिंग होगा, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन होगा, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, डीप एंड हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, ठीक है, अगर एसिड ज्यादा होगा मतलब CO2 ज्यादा होगा। बट उल्टा अगर बेस ज्यादा हो गया, बेसिक इन्वायरमेंट ज्यादा हो गया है ना, तो मतलब क्या है, बॉडी को क्या चाहिए, अब CO2 रिटेन करना चाहिए ना, बेसिक ज्यादा बढ़ा हुआ है, बेस आपकी बॉडी में ज्यादा हो गया, अब बेस ज्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड होना चाहिए, ठीक है। सो अब एसिड हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, मतलब कि CO2 अब बाहर नहीं करना है हमें, CO2 हमारे बॉडी के अंदर ही रखना है। तो लंग्स क्या करेगा, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे सांस लेगा, आराम आराम से सांस लेगा, है ना, तो हाइपो वेंटिलेशन हो जाएगा, आराम आराम से सांस लेगा, आराम आराम से सांस छोड़ेगा, मतलब CO2 कम बाहर जाएगा, कम बाहर जाएगा मतलब कि क्या होगा, CO2 अंदर ही रहेगा तो एसिड ज्यादा रहेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो ये हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ऐसे एसिड बेस बैलेंस को करता है, ठीक है। थर्ड हमारा आता है रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म मतलब कि किडनी, किडनी क्या है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, इट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एंड इट टेक्स फ्यू आवर्स टू डेज, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा क्या था, ब्लड बफर सिस्टम, उसके बाद दूसरा हमारा डिफेंस कौन आ गया, हमारा आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद अभी भी काम नहीं हुआ, अभी भी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस नहीं हुआ, तो थर्ड कौन एक्टिवेट अब हो जाएगा, अब होगा एक्टिवेट रीनल मैकेनिज्म, किडनी एक्टिवेट हो जाएगा, थर्ड लाइन डिफेंस एक्टिवेट हो जाएगा एंड वो क्या करेगा, इट इज लॉन्ग लास्टिंग, जो हमारा रेस्पिरेटरी एंड जो हमारा रीनल का होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। सो रीनल में क्या करेंगे, रीनल में क्या करेंगे कि एसिड हो रहा है मतलब कि क्या होगा, H+ है ना, और बेस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट। तो अगर एसिड हो रहा है इट मीन्स क्या हो रहा है, H+ हो रहा है, H+ ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा बनने लगेगा तो जो हमारा किडनी है वहाँ पे जो PCT DCT कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड एक्सक्रीशन होता है। तो वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, तो वो क्या करेगा, H+ को बाहर करेगा, H+ को एक्सक्रीट आउट करेगा, ठीक है, क्योंकि एसिड ज्यादा है तो H+ को एक्सक्रीट कर देगा, तो H+ ज्यादा बाहर जो H+ आयंस है वो ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, तो क्या होगा, बेसिक फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, एसिड चला गया तो बेस हो गया, बेस मतलब कि धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ऑपोजिट अगर एल्कलोसिस हो गया, अगर आपकी बॉडी में बेसिक ज्यादा हो गया मतलब क्या हुआ, बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गया है। अब बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि बॉडी क्या करेगी कि बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गया, एल्कलोसिस ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा, किडनी बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट आउट करेगा, बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करेगा सो दैट जो बेसिक है वो बाहर चला जाए तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है बाय ब्लड बफर सिस्टम, बाय रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म एंड बाय रीनल मैकेनिज्म। देन क्वेश्चन आता है कि ब्लड बफर सिस्टम में हमने ये सारा पढ़ा ना, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फोस्फेट बफर सिस्टम, प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम एंड हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम, ये लोग कैसे करते हैं, इट इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस, विद इन सेकेंड में काम करते हैं, कैसे करते हैं। सो देखो बफर का मतलब ही क्या होता है, बफर मतलब आपने आई थिंक 11th या 12th में पढ़ा होगा, बफर का मतलब होता है कि बफर क्या करता है, हमारे बॉडी का पीएच को मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करके रखता है कि कोई भी वीक एसिड होना चाहिए, बफर सिस्टम के लिए हमेशा एक वीक एसिड होना चाहिए एंड उसका एक बेस होना चाहिए, वीक एसिड एंड उसका ही एक बेस होना चाहिए, या फिर बेस एंड उसका एक एसिड होना चाहिए। आई बात समझ में। सो बफर सिस्टम कैसे काम करता है, उसका एक वीक एसिड होगा तो उसका एक बेस होना चाहिए, या फिर अगर बेस है तो उसका एक एसिड होना चाहिए, ठीक है। सो कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर ये कैसे करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है प्राइमरी बफर सिस्टम है इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ये हमारा प्राइमरी बफर सिस्टम है। ये क्या करता है, देखो हमारा CO2 है, CO2 हमारे बॉडी में अबंडेंट मात्रा में है, कैसे, क्योंकि जितना भी हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारे सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो क्या रिलीज करते हैं, वो CO2 रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। एंड पानी भी हमारे बॉडी में बहुत है, तो CO2 एंड वाटर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है, किसकी मदद से, Ca कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसकी मदद से क्या बनाता है, H2CO3, ठीक है। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड क्या है, वो रह नहीं पाते ना, वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड वो किस में चले जाएंगे, बाइकार्बोनेट एंड H+, ठीक है, बाइकार्बोनेट एंड H+ में चले जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है ना ये बाई डायरेक्शनल, मतलब इस डायरेक्शन में भी आ सकते हैं एंड इस डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। तो ये पहले तो ये हुआ, ठीक है। बट लेट्स सपोज आपकी बॉडी में क्या हुआ, आपकी बॉडी में एसिडोसिस हो रहा है, आपकी बॉडी में H+ बहुत ज्यादा है, H+ बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो H+ है ना, ये H+ बहुत ज्यादा है तो क्या करेगा, ये H+ जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि ये क्या है, कार्बोनिक एसिड
बाइकार्बोनेट बफर है, बाइकार्बोनेट बफर की तरह एक्ट करेगा। तो जो ये H प्लस है ना, ये बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करेगा एंड ऑपोजिट होगा, क्या बन जाएगा, ये H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। एंड ये H2CO3 ना फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा CO2 एंड H2O में, ठीक है। एंड CO2 क्या करेगा, CO2 हमारे लंग से बाहर चला जाएगा। अब CO2 लंग से बाहर चला गया, CO2 अगर लंग से बाहर चला जाएगा तो क्या हुआ, CO2 तो बाहर जा रहा है ना, CO2 बाहर जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 क्या था, एसिडिक था, तो वो बाहर जा रहा है। प्लस CO2 अब कम रहेगा तो फर्दर वो H2CO3 नहीं बनेगा, H2CO3 नहीं बनेगा तो H प्लस नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। सो मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, H प्लस कम होता जा रहा है, H प्लस कम होता जा रहा है, CO2 भी कम हो रहा है, मतलब H प्लस कम हो रहा है इन द सेंस CO2 कम होता जा रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, एसिड कम होता जा रहा है, तो धीरे धीरे एसिड कम हो जाएगा। इसका ऑपोजिट क्या होगा कि एल्कलोसिस, एल्कलोसिस में मतलब बेसिक, आपके बॉडी में बेस बहुत ज्यादा बन रहा है, बेस बहुत ज्यादा बन रहा है तो मतलब क्या हुआ, बेस बहुत ज्यादा बन रहा है तो मतलब SCO3 ज्यादा बनने लगा, है ना, बाइकार्बोनेट ज्यादा बनने लगा। तो क्या करेगा, जो CO2 है ना H2O के साथ कंबाइन किया एंड H2O जो है फर्दर H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिक एसिड में, एंड कार्बोनिक एसिड जो है वो बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस में जाएगा। एंड बाइकार्बोनेट मतलब कि क्या हो रहा था, बेस ज्यादा बन रहा था तो वो किडनी के थ्रू बाइकार्बोनेट बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। एंड आप पूछोगे कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड मतलब कि जो हमारे सेल के अंदर फ्लूइड होता है, उसके बाद बाहर का जितना भी आता है लाइक हमारा वेसल्स के अंदर में, हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो सारा हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर आता है, ठीक है ना। सो यहाँ से एक MCQ आ जाता है कि बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड का कितना रेशियो होना चाहिए टू मेंटेन अ एसिड बेस बैलेंस इन योर बॉडी, सो दैट इज 20:1, 20 बाइकार्बोनेट होना चाहिए एंड 1 कार्बोनिक एसिड होना चाहिए टू मेंटेन अ ब्लड का जो pH है वो 7.35 टू 7.45 मेंटेन करने के लिए इतना हमारा रेशियो होना चाहिए, 20:1। आइए बात समझ में। सो ये था हमारा कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर, ठीक है। सेकेंड हमारा है फोस्फेट बफर। फोस्फेट बफर सिस्टम कैसे काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोस्फेट बफर सिस्टम है ना वो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में है, जो हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है वहां पे है, RBC में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, मतलब इंट्रा जो सेल्यूलर में सेल्स में हमारा जो मोस्ट अबंडेंट कटायंस कौन था, पोटेशियम था, एंड मोस्ट अबंडेंट अनायंस कौन था, डेट इज फोस्फेट। आई याद बात, याद आ गई ना, ठीक है, याद आ गई। तो मोस्ट अबंडेंट अनायंस कौन है, डेट इज फोस्फेट। इसीलिए जो फोस्फेट बफर सिस्टम है वो मेनली कहाँ पे होगा, हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में एंड RBC में होगा, ठीक है ना, क्योंकि फोस्फेट जो है मोस्ट अबंडेंट कहाँ पे होता है, हमारा इंट्रासेल्यूलर में होता है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली दो होता है, एक एसिड होता है जो फोस्फेट बफर सिस्टम में ना, एक एसिड है और एक बेस है जो कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। कैसे, एक हमारा डाइहाइड्रोजन फोस्फेट आयन है जो कि एसिड है, एक हमारा हाइड्रोजन फोस्फेट है डेट इज बेस है। तो क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में एल्कलोसिस हो गई, बेस बहुत ज्यादा बनने लगा है, एल्कलोसिस हो गई है, तो क्या होगा कि जो एडिशनल OH है ना, बेस ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स क्या हो, OH ज्यादा हो रहा है, OH क्या है, बेस ही है ना, OH जो है ना वो सेल्यूलर फ्लूइड में एंटर करेगी एंड वो जो है डाई हाइड्रोजन फोस्फेट है ना उसके थ्रू क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। आई बात समझ में, मतलब कि OH जो है वो हमारे सेल के अंदर एंटर करेगी, है ना, जब वो एंटर करेगी तो अंदर कौन बैठा होगा, अंदर बैठा होगा हमारा डाई हाइड्रोजन फोस्फेट एंड वो उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल कर दे मतलब क्या हो, बेसिक खत्म हो गया, ठीक है ना। उसका ऑपोजिट अगर एसिडोसिस होगा, मतलब कि अगर एसिड ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो H प्लस जो होगा, जो एक्स्ट्रा जो H प्लस है वो कहाँ एंटर करेगा, सेल के अंदर एंटर किया एंड वो जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी किसके थ्रू, हाइड्रोजन फोस्फेट आयन के थ्रू। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में एसिड और बेस का मेंटेन होता है बाय फोस्फेट बफर सिस्टम, ठीक है। थर्ड हमारा है प्रोटीन बफर सिस्टम। सो प्रोटीन बफर सिस्टम मतलब कि मेनली वो रेड ब्लड सेल्स में होते हैं। कैसे होते हैं कि देखो, जैसे कि हमारा एक तो हमारा कैपिलरीज के पास हो गया, कहाँ, कौन सी कैपिलरीज के पास, हमारे टिश्यू की कैपिलरीज के पास, है ना, टिश्यू की कैपिलरीज के पास क्या होगा, ये हमारा RBC है, ये हमारा कौन है, ये हमारा RBC बच्चा है। RBC में क्या है, हमारा हीमोग्लोबिन है, सबको पता है। अब हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, सबको पता है ना। ये हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। बट टिश्यू के पास क्या होता है, टिश्यू के पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्या होता है, उनके पास CO2 बहुत होता है। हमारे जो टिश्यू है, टिश्यू के पास भर भर के क्या है, भर भर के CO2 है, बहुत CO2 है, क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब CO2 ज्यादा
है तो याद करो CO2 किसके साथ कंबाइन करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, H2CO3। याद आया, H2CO3 किसकी मदद से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से। अब H2CO3 किस में फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा, H+ और H+ और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर ही हो रहा है। मैं ये सेल और बड़ा कर देती हूँ सो डेट आप कंफ्यूज ना हो। ये सब कहाँ हो रहा है, सेल में ही हो रहा है। ठीक है ना, H+ बना और बाइकार्बोनेट बन गया। अब जो हीमोग्लोबिन है ना, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड था ना, वो अब H+ के साथ बाइंड करेगा। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइम में एक ही से बाइंड कर सकता है, या तो वो ऑक्सीजन के साथ करेगा या फिर वो H+ के साथ करेगा। अब यहाँ पे टिश्यू के पास H+ बहुत ज्यादा आ गया ना, H+ बहुत ज्यादा आ गया तो वो किसके साथ बाइंड कर लेगा, वो H+ के साथ बाइंड कर लेगा। एंड ये जो बाइकार्बोनेट बच्चा था ना, ये बाइकार्बोनेट सेल से बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, अब ये सेल से बाहर जाएगा। ठीक है ना, अब ये सेल से बाहर गया, बट ना हमारे बॉडी में हर चीज मेंटेन होना चाहिए, तो ये नेगेटिव बाहर जा रहा है तो बाहर से एक और नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव आएगा Cl, क्लोराइड। इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन शिफ्ट भी बोलते हैं, क्लोराइड आयन शिफ्ट आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, सो इस तरीके से अब यहाँ पे H+ आया। ठीक है ना, तो देखो क्या हुआ, H+ जो हीमोग्लोबिन है वो H+ से बाइंड कर देगा, मतलब फिर क्या कर दिया उसने, एक जो एसिड बेस जो इम्बैलेंस हो रहा था उसको मेंटेन कर दिया ना, बाइकार्बोनेट बाहर चला गया, H+ से बाइंड कर लिया, तो इस तरीके से वो हमारे आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक एसिड बेस बैलेंस बना रहता है। फिर से एक बार समझा दूं, फिर से समझा देती हूँ। जैसे कि कैपिलरीज में, टिश्यू की जो कैपिलरीज है वहां पे क्या है, वहां पे CO2 बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां पे CO2 बहुत ज्यादा है तो CO2 क्या करेगा, CO2 वाटर के साथ कंबाइन करेगा और वो क्या बना देगा, H2CO3। एंड H2CO3 क्या है, वीक एसिड है जो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा H+ एंड बाइकार्बोनेट में। अब ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, सेल से बाहर चला जाएगा एंड इसके एक्सचेंज में एक अंदर क्लोराइड आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्लोराइड आयन शिफ्ट। एंड जो हीमोग्लोबिन है ना, वो ऑक्सीजन की जगह H+ के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा टिश्यू के पास होगा। अब यही जो ब्लड है, ये जो हीमोग्लोबिन, अब ये कहाँ आएगा, हमारे लंग्स के पास आएगा। ठीक है ना, अब लंग्स के पास आया, अब लंग्स के सेल में क्या होगा, लंग्स के सेल में क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कूट कूट के भरा हुआ है। ऑक्सीजन क्या है, कूट कूट के भरा हुआ है, ऑक्सीजन भर भर के है। तो जो ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे H+ के साथ बाइंड था ना, अब ये क्या करेगा, ये H+ को साथ छोड़ देगा और ये किससे बाइंड कर लेगा, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे H+ ज्यादा था इसलिए वो H+ के साथ बाइंड किया था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। एंड जो ये H+ है वो क्या करेगा, बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगा। बाइकार्बोनेट के साथ मिलने के बाद क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। एंड H2CO3 फर्दर किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा CO2 प्लस H2O में। एंड CO2 कहाँ चला जाएगा, CO2 हमारे लंग्स से बाहर चला जाएगा। इस तरीके से एसिड बेस कैसे मेंटेन होता है हमारा प्रोटीन बफर सिस्टम में। आई वाज में आपको रेड ब्लड सेल्स में कैसे हमारे टिश्यू के पास कैसे होता है एंड फिर वो लंग्स के पास कैसे होता है, एंड उस तरीके से एसिड और बेस का बैलेंस बना रहता है। टिश्यू में कैसे हो रहा है एंड लंग्स के पास कैसे हो रहा है एंड कैसे CO2 बाहर जा रहा है। ठीक है, सो ये हमारा प्रोटीन बफर सिस्टम हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा एक और हमारा होता है पोटेशियम एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है ना, पोटेशियम एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है कि आपने सुन रखा होगा कि पेशेंट को अगर एसिडोसिस होता है, एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया होता है। मैंने आपको हाइपरकैलेमिया वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया होता है, एल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया होता है। बट क्यों होता है वो आज मैं बताने वाली हूँ। सो देखो, जो पोटेशियम है ना, वो भी एसिड बेस जो बैलेंस में मेंटेन करके रहते हैं, एक छोटा सा रोल निभाता है। कैसे निभाता है, जैसे कि एसिडोसिस में क्या हो रहा है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, क्योंकि हमारा ये क्या है, हमारा सेल है। ठीक है, हमारा सेल है, अंदर क्या है, अंदर पोटेशियम है। मैंने बताया था ना, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर कैटायंस कौन है, डेट इज पोटेशियम। ठीक है ना, बाहर H+ बहुत ज्यादा है, मतलब एसिडोसिस हो रहा है ना, तो बाहर क्या है, H+ भर भर के है। अब H+ बाहर ज्यादा है, हमारी बॉडी को एकदम हर चीज नॉर्मल मेंटेन रखना है, तो ये सेल देखेगा कि भाई बाहर तो H+ बहुत ज्यादा हो गया है ना, बाहर H+ बहुत ज्यादा हो गया है, बाहर एसिडोसिस हो रहा है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट में। तो वो क्या करेगा, सेल को थोड़ी सी दया आ जाएगी, तो वो कहेगा भाई H+ थोड़ा अंदर आ जाओ, मेरे अंदर आ जाओ, सो दैट बाहर थोड़ा बेसिक हो जाए। ठीक है, तो H+ अंदर आने लग जाएगा। ठीक है ना, H+ अंदर आने लग जाएगा। अब H+ अंदर आएगा ना,
तो H प्लस अंदर आ तो गया, बट अब ऑलरेडी अंदर पोटेशियम था, H प्लस भी अंदर आ गया, तो इतने सारे प्लस प्लस एक साथ नहीं रह पाएंगे, H प्लस भी पोटेशियम भी, तो पोटेशियम को क्या बोलेगा, सेल बोलेगा कि भाई पोटेशियम तू ना थोड़ी देर के लिए बाहर चला जा, अभी मेरे पास H प्लस आ गया, तू बाहर चला जा। तो H प्लस अंदर आएगा, पोटेशियम कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। बाहर मतलब कहाँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चला जाएगा, ठीक है ना। H प्लस इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ गया, एंड K प्लस पोटेशियम कहाँ चला जाएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। इसी वजह से हाइपरकैलेमिया होता है। हाइपरकैलेमिया का मतलब ही क्या होता है, हाइपर मतलब मोर देन नॉर्मल, के मतलब पोटेशियम, एमिया मतलब इन द ब्लड, इन द ब्लड, इन द सीरम मोर पोटेशियम देन नॉर्मल, सो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। सो एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया क्यों हुआ, आई बस समझ में, क्योंकि H प्लस अंदर आएगा तो पोटेशियम बाहर चला जाएगा। ऐसे ही उसका ऑपोजिट होता है एल्कलोसिस में। एल्कलोसिस में होता है हमारा हाइपोकैलेमिया, ठीक है, क्योंकि एल्कलोसिस ज्यादा हो जाता है। एल्कलोसिस ज्यादा हो गया मतलब कि बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाहर बहुत बेसिक हो गया, फिर से सेल को दया आ जाएगी, फिर से सेल बोलेगा भाई बाइकार्बोनेट तू मेरे अंदर आ जा, क्योंकि इतना बाहर बेसिक नहीं रहना है। अब ये अंदर आएगा, ठीक है ना। अब पोटेशियम अंदर था बट नेगेटिव अंदर आ रहा है ना, अब नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव था बट नेगेटिव अब ज़्यादा आने लगा, तो सेल कहेगा मुझे और थोड़ा पॉजिटिव चाहिए, मुझे और पॉजिटिव चाहिए, तो बाहर का पोटेशियम को भी बोलेगा, पोटेशियम को भी बोलेगा भाई पोटेशियम तू भी साथ में आ जा, तो पोटेशियम भी आने लग जाएगा, बाइकार्बोनेट भी आने लग जाएगा, एंड बेसिक ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इन हाइपोकैलेमिया क्या होता है, एल्कलोसिस होता है। इन हाइपरकैलेमिया क्या होता है, एसिडोसिस होता है। सो द मेन थिंग, मेरा ये बताने का मकसद क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया होता है, एल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया होता है। सेकंड थिंग कि अगर पेशेंट, कभी भी आपका पेशेंट अगर एसिड बेस इम्बैलेंस हो तो हमेशा आपको पोटेशियम मॉनिटर करना है। अगर आपका पेशेंट एल्कलोसिस में जा रहा है या फिर आपका पेशेंट एसिडोसिस में जा रहा है, यू हैव टू मॉनिटर, क्या मॉनिटर, यू हैव टू मॉनिटर पोटेशियम लेवल, ठीक है। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई। देन आते हैं हम मेन मुद्दा पे। मेन थिंग इज दैट कि आपने सुन रखा होगा कि उसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। भाई ये सब होता क्या है, मेन थिंग तो हमें यही पढ़ना है ना। ये सारा जो है यहाँ से तो वन लाइनर में मिल ही आता है, बट मेन थिंग यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो कैसे आता है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सो देखो जब भी रेस्पिरेटरी की बात आए ना, रेस्पिरेटरी की बात आए, इसका मतलब क्या है, वो CO2 से रिलेटेड है। CO2 आइदर रिटेन हो रहा है या फिर CO2 बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। CO2 मतलब कि PaCO2, यहाँ पे हम PaCO2 की बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। सो जो नॉर्मल हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है ना, वो होता है हमारा 35 to 45 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर 35 से कम होगा तो 35 से कम होगा, CO2 क्या होता है, एसिडिक होता है, तो CO2 35 से कम है तो क्या हो जाएगा, 35 से कम होगा तो मतलब बेसिक हो जाएगा, मतलब एल्कलोसिस हो जाएगा। अगर 45 से ज़्यादा होगा मतलब कि CO2 बहुत ज़्यादा हो गया, 45 से ज़्यादा हो गया मतलब क्या हो गया, एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लेस देन 35 होगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा, एंड अगर मोर देन 45 है तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। पहले ये बात आपको समझ में आ गई। सो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपको इक्वेशन तो समझ में आ गई होगी। CO2 होता है, H2O के साथ कंबाइन करता है, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये प्लस ये वाला पार्ट को कौन कंट्रोल करता है, ये पार्ट को कंट्रोल करता है हमारा किडनी, एंड ये पार्ट को कौन कंट्रोल करता है, ये पार्ट को कंट्रोल करता है हमारा लंग्स, ठीक है। मतलब अगर CO2 आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा होगा, मतलब एसिडिक ज्यादा होगा, तो क्या होगा, आपका जो लंग्स है वो हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाएगा ताकि CO2 को बाहर करे। ऐसे ही उसका ऑपोजिट, अगर CO2 कम होगा मतलब एसिडिक कम हो जाएगा, अगर एल्कलोसिस हो जाएगा तो क्या होगा, आराम आराम से सांस लेगा, तो हाइपो वेंटिलेशन होगा, ठीक है। किडनी में क्या होगा कि अगर बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गया, एल्कलोसिस ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा, बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करेगा, ठीक है। अगर एसिडोसिस होगा तो क्या करेगा, H प्लस को एक्सक्रीट करेगा। सो ये हमारा ये ऐसे मेंटेन होता है। सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या हो कि CO2 रिटेन हो रहा है, CO2 रिटेन हो रहा है मतलब कि PaCO2 कितना है, PaCO2 इज मोर देन 45, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देन क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब कब होता है। भाई हमारी बॉडी तो इतना एक्टिवेट है, फर्स्ट लाइन डिफेंस है, सेकंड लाइन डिफेंस है, थर्ड लाइन डिफेंस है, एकदम सब लोग डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करके एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, बट फिर भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों हो जा रहा है, क्योंकि अगर अस्थमा है,
अगर अस्थमा है ना, अगर एटिलेक्टेसिस है, लंग कोलैप्स है, क्योंकि लंग्स ही प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेट नहीं हो पा रहा है, ब्रेन ट्रॉमा हो रखा है, ब्रेन ट्रॉमा हो रखा है, आपका रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो वही एक्टिवेट नहीं होगा तो अच्छे से आप सांस नहीं ले पाओगे, ब्रोनकाइटिस हो रखा है, सीएनएस डिप्रेसेंट हो रखा है, जैसे कि कोई ओपियोइड्स वगैरह चल रहा है पेशेंट को, तो सीएनएस डिप्रेसेंट है, तो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो लाइक डिप्रेस है, तो पेशेंट प्रॉपर जो है वेंटिलेट नहीं हो पा रहा है ना, इम्फाइसीमा है या फिर सीओपीडी है, निमोनिया है, पूरा लंग ही कंसोलिडेट हो रखा है, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा हो रखा है, पल्मोनरी एम्बोलाई हो रखा है, पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन में है, तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है, इन सारी कंडीशन में होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पर एमसीक्यू कैसे आता है कि पेशेंट को अस्थमा है ना, एंड आपको एबीजी की वैल्यू दे देंगे एंड फिर पूछेंगे पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थमा में, एटिलेक्टेसिस में, मतलब कोई भी अगर लंग्स में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है ना, जिसमें लंग प्रॉपर वेंटिलेट नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको CO2 रिटेन होगा। CO2 रिटेन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि PaCO2 मोर देन 45 हो जाएगा, ठीक है। उसका ऑपोजिट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एल्कलोसिस मतलब कि जिसमें CO2 बहुत ज्यादा वॉश आउट हो रहा है, CO2 क्या हो रहा है, बहुत वॉश आउट हो रहा है, CO2 बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव में बाहर चला गया, मतलब कि PaCO2 जो है ना वो लेस देन 35 हो गया, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सो इसका कॉजेस क्या होगा, फीवर। फीवर में क्या हुआ कि फीवर में मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाता है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट भी करता है ना, सो बिकॉज ऑफ हाइपर मेटाबॉलिज्म, बिकॉज ऑफ हाइपर वेंटिलेशन, पेशेंट को फीवर में क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड, अगर पेशेंट बहुत हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, तो वो CO2 क्या हो रहा है, वॉश आउट हो रहा है। हाइपोक्सिया में क्यों, क्योंकि हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन, आपके लंग्स के पास ऑक्सीजन कम है, अब लंग्स के पास ऑक्सीजन कम है, ब्रेन लाइक सेंस करे कि ऑक्सीजन कम है, तुम बहुत सांस लो और सांस लो ताकि और ऑक्सीजन बाहर से लो, अब बहुत बार सांस लोगे तो सांस छोड़ोगे भी तो क्या हो रहा है, CO2 बाहर भी जा रहा है, तो इस वजह से हाइपोक्सिया में भी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होने के चांसेस होते हैं। हिस्टेरिया मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें लाइक इसमें क्या होगा कि पेशेंट हाइपर वेंटिलेट हो जाता है ना, हिस्टेरिया में पैनिक अटैक आता है ना, सो काइंड ऑफ पैनिक अटैक आता है, सो पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करने लग जाता है, तो हिस्टेरिया में भी। उसके अलावा पेन में भी, क्योंकि पेन में भी पेशेंट थोड़ा हाइपर वेंटिलेट करता है, थोड़ा लाइक फियर रहता है, हाइपर वेंटिलेट करता है, सो इन सारे कंडीशन में क्या होने के चांसेस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। देन दूसरा ऑपोजिट आता है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब कि अगर बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट उसका जो नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, 22 से 27 के बीच में, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में होना चाहिए। तो अगर जो बाइकार्बोनेट है अगर वो लेस देन 22 होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो उसके क्या क्या कॉजेज है, उसके कॉजेज है लाइक डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। मतलब क्या होगा कि प्रॉपर इंसुलिन नहीं लेंगे तो क्या होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब क्या बनने लग जाएगा, कीटोन बनने लग जाएगा, एसिड बनने लग जाएगा, है ना, सो एसिडोसिस हो सकता है। सेकंड क्या है, एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, मतलब कि एस्पिरिन होता है ना, तो H+ रिलीज करेगा, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। उसके अलावा हाई फैट डाइट, अगर आप बहुत हाई फैट डाइट लोगे तो ऑफकोर्स जो फैट है वो किस में ब्रेक डाउन होगा, कीटोन में ब्रेक डाउन होगा, तो उसकी वजह से कीटोन एसिड बढ़ गया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। उसके अलावा लाइक इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लाइक ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन के लैक ऑफ ऑक्सीजन में कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होगा तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, सबको पता है ना, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस करेगा, तो फर्दर वो क्या होगा, एसिडोसिस हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन में सेम माल न्यूट्रिशन होगा, प्रॉपर खाना नहीं लोगे तो फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा मतलब कि कीटोन बनने लग जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा रीनल इनसफिशियंसी, जो बाइकार्बोनेट है प्लस H+ जो है वो एक्सक्रीट कब होना है, कब रीअब्जॉर्ब होना है, तो रीनल अच्छे से एक्टिवेट ही नहीं है, रीनल लाइक एक्यूट किडनी इंजरी है या फिर CKD है पेशेंट को, तो प्रॉपर H+ एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, प्रॉपर में बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, प्रॉपर दोनों में मेंटेनेंस नहीं है, तो क्या होगा, एसिडोसिस ही होगा, है ना, एल्कलोसिस भी हो सकता है। सीवियर डायरिया में, सीवियर डायरिया क्यों, क्योंकि जो हमारा पेनक्रियाटिक सिक्रेशन होता है ना, सॉरी, जो हमारा पेनक्रियास से जो सिक्रेशन निकलता है वो मेनली क्या होता है, वो मेनली एल्कलोसिस होता है ना। अब वो जो सारा सिक्रेशन है वो डायरिया के थ्रू हमारा बाहर जा रहा है ना, तो सब बाहर चला जाएगा तो एल्कलोसिस कम हो जाएगा, तो क्या होने के चांसेस है, सिवियर डायरिया में एसिडोसिस होने के चांसेस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये सारा कंडीशन आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में मतलब कि जो बाइकार्बोनेट है
वो मोर देन 27 होगा, मोर देन 27 मिलिक्विलेंट पर लीटर होगा। तो वो कब कब हो सकता है, जैसे कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को 5-6 यूनिट लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जो ब्लड होता है ना, उसको स्टोर करने के लिए उसमें हम ऐड करते हैं सिट्रेट। क्या ऐड करते हैं? सिट्रेट ऐड करते हैं। एंड सिट्रेट ना फर्दर अगर मतलब जो ट्रांसफ्यूज होता है तो ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है बाइकार्बोनेट में। तो जो बाइकार्बोनेट अगर बनने लग जाएगा, आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। उसके अलावा अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड जीआईटी सक्शनिंग होगा तो क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुआ, बहुत ज़्यादा जीआईटी सक्शनिंग हो रही है, तो मतलब क्या हो रहा है कि आपके स्टमक से एचसीएल वॉश आउट हो रहा है। एचसीएल वॉश आउट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एल्कलोसिस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सीवियर डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, क्योंकि पेनक्रियाज का जो सिक्रेशन है वो मेनली अल्कलाइन होता है, तो वो वॉश आउट हो रहा है। बट इन एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड जीआईटी सक्शनिंग में क्या हो रहा है कि जो स्टमक का कंटेंट बाहर जा रहा है ना, तो मतलब एचसीएल ज़्यादा बाहर जा रहा है, दैट्स वाई। इन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में, क्योंकि एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है, इट मीन्स क्या हो रहा है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स अब एक ही चीज़ एक टाइम पे जो हमारी जो किडनी है H प्लस, अगर Na प्लस ज़्यादा को एब्जॉर्ब कर रही है तो H प्लस को क्या करेगी? H प्लस को बाहर करेगी। H प्लस को बाहर करेगी तो क्या होगा? एल्कलोसिस हो जाएगा। उसके अलावा अगर एक्सेसिव बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन हो गया, अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए हमने उसको बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट होता है ना, बाइकार्बोनेट की इन्फ्यूजन हमने स्टार्ट किया, तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सेस दे दिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। तो ये सारा कंडीशन था हमारा, क्या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैसे होता है, एसिडोसिस के क्या क्या कॉजेज है, तो ये आपको कॉजेज पता होना चाहिए, एंड हमारी बॉडी में एक एसिड और बेस का बैलेंस कैसे मेंटेन होता है वो पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज एबीजी एनालिसिस, कि एबीजी को हम प्रॉपर इंटरप्रेट कैसे करेंगे, कब हम बोलेंगे कि ये फुल्ली कॉम्पनसेटेड है, कब ये कॉम्पनसेटेड है, कब ये लाइक नॉन अनकॉम्पनसेटेड है, कैसे हम बताएंगे कि यस इट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इट इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हम लाइक बहुत ईजी स्टेप्स में 3 to 4 स्टेप्स में बताऊंगी, जिससे आपको दुनिया का जैसा भी एबीजी मिल जाए, आप फटाफट आप इंटरप्रेट कर पाओगे कि हाँ ये क्या है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, क्या है। आप लाइक मतलब मैं फुल्ली चैलेंज देती हूँ कि आपका जैसा भी एबीजी मिल जाए, आप एकदम इजिली आप इंटरप्रेट कर लोगे, है ना। एंड आपका एक एमसीक्यू तो कंफर्म हो जाएगा फॉर एनी एग्जाम, क्योंकि नॉसेट में तो एक एमसीक्यू आता ही आता है एबीजी से। सो that's all for today's class. Thank you so much for watching. All the best.